Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, we will discuss a very important topic, that is virus. The thing which comes in our mind after hearing virus is COVID-19. तो हम वही जानेंगे कि वायरस क्या होता है, वायरस क्यों हार्मफुल होता है और वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या सब पार्ट्स होते हैं और वायरस कैसे कैपेबल होता है बहुत ही फेटल डिजीज़ के लिए। थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कोविड-19 पे भी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, और ये देखेंगे कि वायरस से कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर वायरस के बारे में पढ़ने को हम वायरोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वायरस एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज़ नोन एज वायरोलॉजी। सो बेसिकली जब भी हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है एज़ कम्पेयर टू द टॉपिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई जब हम पढ़ते हैं और वायरस जब पढ़ते हैं तो टोटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज द वायरसेस आर एसेल्यूलर, और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स होते हैं। इट मीन्स कि अगर एक होस्ट नहीं मिलेगा इन्हें तो इनका बॉडी क्या होगा, इनर्ट होगा, यानी कि बिल्कुल भी ये रिएक्टिव नहीं होंगे, ये नॉन लिविंग होंगे। विदाउट एनी होस्ट वायरसेस आर लाइक नॉन लिविंग। इसीलिए हमेशा एक डिबेट होता है, इज वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वायरस क्या होता है कि इंटरमीडिएट जैसा रहता है। जब होस्ट रहेगा तो ये लिविंग कहलाएगा, और होस्ट नहीं रहेगा तो ये सेल्फ कैपेबल नहीं है अपना सारा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने में, इसीलिए ये एक इनर्ट स्ट्रक्चर बन जाता है और नॉन लिविंग कहा जाता है उसे। जैसा कि मैंने बताया कि वायरस जो होता है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल में वो अपने आप ही रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, दे रिक्वायर अ होस्ट या फिर एक लिविंग सेल उन्हें चाहिए होता है। और इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। एक कॉम्प्लेक्स, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें जैसे कि एनिमल सेल या प्लांट सेल, दे हैव सो मेनी कंपार्टमेंट्स, और उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनील्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक सेल ऑर्गेनील डेजिग्नेट किया गया है। लेकिन वायरसेस में ऐसा नहीं होता। वायरसेस में सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है मैं एकदम शॉर्ट में बता दी हूँ, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसी में वायरस का स्ट्रक्चर पूरा बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या रहता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो सब हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड, वायरसेस आर सिंपल, जैसे कि मैंने बताया यूकैरियोटिक जैसे कंपार्टमेंट्स नहीं होते, कोई भी सोफिस्टिकेटेड अदर जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसा कि हम लोग एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, इवन बैक्टीरियल सेल में भी देखते हैं। हालांकि बैक्टीरियल सेल थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, बट वायरसेस आर सिंपल, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड दे आर एसेल्यूलर एंटाइटीज, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, अनलाइक डीएनए इन मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे एग्जिस्ट होते हैं मोस्टली उनमें डीएनए होता है एज द जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल्स द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, बट इन वायरसेस डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है अलॉन्ग विद द प्रोटीन, यानी कि जो डीएनए और आरएनए होता है वो एक प्रोटीन में क्या होता है, एनवेलप्ड होता है। इसके अलावा जो हमने देखा था, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लिविंग होस्ट टू रेप्लिकेट। अब वायरसेस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं जैसा कि बैक्टीरिया और हमने और भी ऑर्गेनिजम्स में देखा है, एंड दे आर केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द होस्ट। द मोस्ट कॉमन होस्ट आर ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं। वायरसेस से जो डिजीज़ होती है, अभी जस्ट हम लोग एक पैंडमिक सिचुएशन से निकल के आए हैं, कोविड-19, जो कि हमने देखा था बहुत ही ज़्यादा फेटल था, जिसका वैक्सीनेशन के लिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सक्सेसफुली हम उससे बाहर आ पाए हैं। हमने उसको वैक्सीनेशन के थ्रू किल किया है। बट हम वही देखेंगे कि वायरस कैसे कैपेबल होता है किसी डिजीज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं वायरसेस, और आगे देखेंगे उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में। तो वायरस क्या है, एक सिंपल एसेल्यूलर एंटाइटी है जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, और उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक प्रोटीन में एम्बेडेड होता है। अगेन मैंने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि किन 3 फीचर्स की वजह से वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दी
other cellular organisms as compared to the bacteria, fungi or any other plant or animals. They are simple and acellular organization क्योंकि इनके में कंपार्टमेंट्स नहीं होते, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब स्ट्रक्चर नहीं होता है. जैसे कि हमने पढ़ा था एक यूकैरियोटिक सेल में कि न्यूक्लियस होगा, फिर गोल्जी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और भी चीज़ें होंगी. तो वायरसेस में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. दे विल कंसिस्ट आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा ऐसे जेनेटिक मटेरियल. और इसके अलावा बैक्टीरिया सेल्फ कैपेबल होता है, उसे किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वायरसेस रिक्वायर अ लिविंग होस्ट टू रिप्रोड्यूस. एंड ऑल्सो एक टर्म है विरियॉन, यानी कि एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं. क्योंकि आगे के हम स्लाइड्स में विरियॉन ही रेफर करेंगे. तो विरियॉन जो होता है वो क्या होता है, एक कंप्लीट वायरस के स्ट्रक्चर को. अब कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं मतलब इट्स न्यूक्लिक एसिड, वेदर इट विल बी डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन, तो इसे हम कहेंगे विरियॉन. और इसके अलावा यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा भी बाहर में कई सारे वायरसेस में क्या देखा गया है, कॉम्प्लेक्स लेयर देखा गया है, जो कि किससे मिलके बनता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड सम एडिशनल प्रोटीन्स. यानी कि मैंने बताया कि जैसे कि ये उनका न्यूक्लिक एसिड है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक प्रोटीन में एम्बेडेड होगा और इसके बाहर भी क्या हो सकता है, और भी लेयर हो सकता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और एडिशनल लिपिड्स वगैरह का. तो इस टाइप के भी वायरस हमें नेचर में मिले हैं. तो वायरस भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का वायरस है. किन में एक्स्ट्रा लेयर है, किन में एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वायरस का भी कैटेगरी है, एनवेलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस. और जो मैंने बात की प्रोटीन की कि प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट के बेसिस पर भी बहुत सारे टाइप्स हैं वायरस के. ये जो स्लाइड है वो ये दिखा रहा है द साइज एंड डाइवर्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस. जैसे ये एक वैक्सीनिया वायरस है, ये पैरामिक्सो वायरस है, और ऐसे करके बहुत सारे वायरसेस के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितना डाइवर्स स्ट्रक्चर है. कोई सर्कुलर है, कोई इलॉन्गेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. ये बैक्टीरियोफाज है, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. और ये एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब क्या है, कॉमन वायरसेस है और उनका स्ट्रक्चर है. तो अगर हम लोग बात करें एक स्टैंडर्ड साइज़ की, तो जो विरियॉन का साइज़ होता है वो रेंज करता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 10 to 300 और 400 नैनोमीटर इन डायमीटर. यानी कुछ वायरसेस इतने छोटे होते हैं, दे आर टू स्मॉल टू बी विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप. और उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में भी वो नहीं दिखते हैं ड्यू टू दियर टाइनी साइज़. इसके अलावा कुछ वायरसेस बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं और अलग अलग डाइवर्स मॉर्फोलॉजी के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वायरस. ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर साइज़ की हमने बात करी तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट वायरस. तो कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, मेगा वायरस काइलेंसिस बड़ा होता है सबसे साइज़ में. अब एज अ होमवर्क आप समझ लीजिए, या एक छोटा सा टास्क समझ लीजिए, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है अब तक का रिपोर्टेड, यानी सबसे साइज़ में छोटा. बड़ा तो मैंने बता दिया मेगा वायरस काइलेंसिस है. आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है. ये एक स्ट्रक्चर है मेगा वायरस का, यानी कि साइज़ में सबसे बड़ा है. ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, वायरस कैन एग्जिस्ट इन 2 phases, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया वायरस आर ओनली लिविंग व्हेन दे आर इनसाइड अ होस्ट सेल. यानी कि एक होस्ट की ज़रूरत हमेशा होती है वायरसेस को अपना मशीनरी चलाने के लिए. यानी उनके पास जो चीज़ें चाहिए, उनका खुद का ही रेप्लिकेटिंग मशीनरी होता है, बट उनको क्या चाहिए रहता है, उनको एक होस्ट चाहिए होता है. तो वो होस्ट, सपोज़ कि ये एक बैक्टीरियल सेल ही है, बैक्टीरिया एक होस्ट है किसी वायरस का. तो अगर ये वायरस, सपोज़ मैं ये ग्रीन से वायरस दिखा रही हूँ, इसे एंट्री लेना है अंदर में, बैक्टीरियल सेल के अंदर में, तो क्या ज़रूरत है. जैसे अगर हमें किसी डोर से एंट्री लेना है, अगर वो डोर लॉक है तो व्हाट डू वी नीड अ की. हमें की चाहिए होगा कि हम लॉक खोलें और हम अंदर जाए. लाइकवाइज अगर इस वायरस को एंट्री लेना है इस सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इट मस्ट पोजेस सम एंजाइम, सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि क्या हो, इस मेम्ब्रेन को रप्चर करे और वायरस को कहाँ दे एंट्री, सेल के अंदर.
तो इस बात से ये समझ आ गया होगा कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस हैं उनके पास एक हाइड्रोलाइटिक मशीनरी होती है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स उनके पास होते हैं जो कि केपेबल होते हैं इस मेम्ब्रेन को रप्चर करने में, डिग्रेड करने में, ताकि वायरस डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाए। इसके अलावा इंट्रासेलुलर वायरसेस भी होते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो सेल के अंदर ही रिसाइड करेंगे और वो क्या करते हैं, दे एक्ट प्राइमरीली एज रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वो जो होस्ट होता है उसके ही न्यूक्लिक एसिड में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और एक कंप्लीट वायरस बनाते हैं और फिर सेल को रप्चर करके बाहर निकलते हैं। यानी हमने बहुत बारी देखा होगा कि इस तरह से सेल को लाइस करते हैं और पूरा बाहर चले आते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइटिक फेज। तो वायरसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। एज वी हैव डिस्कस्ड, ऑल विरियॉन्स हैव ओनली टू थिंग्स मेनली, न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड किसे बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि मैंने बताया था। अब न्यूक्लिक एसिड भी डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है उसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड। कैप्सिड रेफर्स टू दी प्रोटीन। तो जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो क्या होता है, उसके बेसिस पर वायरस का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर या विरियॉन के अंदर, वो हमेशा ही सराउंडेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है एक प्रोटीन शेल से, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। अब कैप्सिड के भी अलग अलग टाइप हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैप्सिड हेलिकल है, हेलिक्स शेप में है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है टोबैको मोज़ैक वायरस में, टीएमवी में, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग कि हेलिकल कैप्सिड किसका होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस का, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा जो कैप्सिड का टाइप देखने को मिलता है नेचर में, आइकोसाहेड्रल, एनवलप्ड, और एक मिलता है नाइदर प्योरली आइकोसाहेड्रल नॉर हेलिकल, यानी कि कुछ भी कंफर्म शेप हम उसको बोल नहीं सकते, वो थोड़ा सा हेलिकल भी रहता है, थोड़ा सा आइकोसाहेड्रल भी रहता है। इन दिस फिगर यू कैन सी हेलिकल कैप्सिड, हेलिक्स जैसा, यानी कि यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये जो वायरल डीएनए येलो कलर का दिख रहा है वो किससे सराउंडेड है, ये जो ब्राउनिश दिख रहा है वो प्रोटीन है, यानी कैप्सिड है। और कैप्सिड के सिंगल यूनिट को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो टोबैको मोज़ैक वायरस एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हेलिकल कैप्सिड का। यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप की हेलिक्स में, ये लंबा सा इलोंगेटेड हेलिक्स बना हुआ है जैसा डीएनए हेलिक्स होता है, और ये जो रेड कलर का रिबन लाइक दिख रहा है वो क्या है, वो डीएनए है। तो ये हेलिकल कैप्सिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या दिखता है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड भी दिखता है, जिसमें एक क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है जिसमें 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 12 वर्टिसेस, यानी एक आइकोसाहेड्रॉन रहता है, एक पॉलीहेड्रॉन जिसमें 12 वर्टिसेस होती हैं और 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये कैसा दिखता है, ये दूर से देख के कैसा लग रहा है, बॉल जैसा, स्फेरिकल अपीयरेंस देता है ये कैप्सिड। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आइकोसाहेड्रल इज मोर और लेस लाइक अ स्फीयर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसका अपीयर होता है ड्यू टू दी पॉलीहेड्रॉन। तो आइकोसाहेड्रल भी होता है जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाते हैं हमारे नेचर में। अब जैसे कि हमने बात किया, एनवलप्ड वायरस भी होते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जो न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर भी एक लेयर रहता है जिसे हम कहते हैं एनवलप। तो जिन वायरसेस में एनवलप अवेलेबल रहेगा उसे बोलेंगे एनवलप्ड वायरस, और जिनमें नहीं होगा उसको नॉन एनवलप्ड या फिर नेकेड वायरस कहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें क्या है, सिर्फ ग्रीन कलर का एक न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है दोनों में, और ये जो ब्राउन स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, कैप्सिड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैप्सिड के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रोटीन की यूनिट, उसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। बहुत सारे कैप्सोमियर्स से मिलके कैप्सिड बनता है, यानी कैप्सोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कैप्सिड। तो इसमें क्या है, इसमें बस प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है और कोई भी एनवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आउटर लेयर में प्रोटीन दिख रहा है और अंदर में एक ग्रीन कलर का न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, कोई भी एनवलप बाहर नहीं है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें एडिशनल ये एक एनवलप दिख रहा है, तो इसीलिए ये एनवलप्ड वायरस है, यानी कि इसमें एक एडिशनल लेयर, वेदर इट विल बी मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड एडिशनल प्रोटीन, किसी भी चीज़ से ये बनी हो सकती है, और ये डिफरेंट होगा किससे, नेकेड वायरस से। ये थोड़ा सा और मैंने डिटेल में लिखा है यहाँ पे
कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि वायरस जो है मेनली किन चीज़ों से मिलके बन रहा था, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन को हम क्या बोल रहे थे, हम प्रोटीन को बोल रहे थे कैप्सिड। तो कैप्सिड के बारे में हमने देख लिया, कैप्सिड के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो भी देख लिया। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे अगर वो डीएनए वायरस है, इफ़ द वायरस इज डीएनए वायरस इट मस्ट हैव अ डीएनए। तो वो जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रहेगा तो वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर दोनों स्ट्रैंड होगा, मतलब ये स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी है, तो इट इज़ नोन एज डबल स्ट्रैंडेड और ये सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर वो आरएनए वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये थर्ड कैटेगरी भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ऐसे वायरसेस जिनमें कुछ टाइम तक मशीनरी जब चलता है तब आरएनए होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे बोला जाता है, उस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू डीएनए। और इसके बाद फिर क्या होता है, उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो जब दोनों ही रेप्लिकेट होते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, तो ऐसे वायरसेस भी देखने को मिलते हैं नेचर में। तो इसके बेसिस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बताया, क्लासिफिकेशन वायरस का, CSIR हो या फिर DBT हो या गेट हो, कोई भी एग्ज़ाम या जनरल साइंस का जो एग्ज़ाम कह लें, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर वायरस का नाम देगा और पूछेगा कि इट इज़ अ डीएनए वायरस या आरएनए वायरस, या फिर क्वेश्चन ऐसा देगा कि इनमें से कौन सा डीएनए वायरस नहीं है, इनमें से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है, या फिर कॉमनली आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट देना रहेगा तो क्या पूछ लेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है और मैं वीडियो डालूंगी इससे रिलेटेड पूरा कैटेगरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसको नहीं डालूंगी कि बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं एक सेपरेट डालूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड इट गिव्स मी अ ग्रेट एनर्जी फॉर making so many videos for all you people. So thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.